हड़ताल के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसके पीछे कारण यह था कि उससे पूर्व, बल्कि उस आंदोलन के पश्चात भी कई स्थानों पे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मजदूरों को उनकी गरिमा के अनुरूप, उनके मेहनत के अनुरूप वह मेहनतागार या उनके वेतन नहीं दिया जाता था, और साथ ही साथ उनको अत्यधिक शोषण किया जाता था समाज में। उन्हें 8 घंटे से अधिक उनको कार्य कराया जाता था, 16 घंटे 18 घंटे उनको कार्य में संलिप्त कराया जाता था उद्योगों में। तो उस दौरान 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो में सभी लोग एकत्र होते हैं और यह मांग करते हैं कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन की नारा बुलंद करते हुए सभी वहाँ एकत्र होते हैं। ऐसे ही आंदोलन चलता रहता है। 4 मई 1886 की घटना है। शिकागो के हे मार्केट में एक बम विस्फोट होता है और वहाँ शांति पूर्ण हड़ताल के कार्यक्रम में संलिप्त जितने भी मजदूर थे, प्रशासन उनको तितर बितर करने के लिए एक निर्मम तरीके से उनके ऊपर गोलीबारी करते हैं। सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, कई घायल होते हैं। 1889 में पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन होता है और उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि उस घटना में मारे गए मजदूरों की याद में हम प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाएं। भारत में इसकी शुरुआत तमिलनाडु के चेन्नई में से होता है। श्रृंगाला वेलु चेट्टियार, जो कि लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के नेता रहे, उन्होंने औद्योगिक में जो मजदूरों की जो स्थिति थी, उन स्थिति को सुधारने के लिए एक साथ सभी मजदूरों को एकत्र किए और इस तरीके से वहाँ एक हड़ताल का कार्यक्रम आयोजित किया गया और निर्णय लिया गया कि पूरे भारतवर्ष में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में हम सब भी मनाएंगे। पहले वह दिवस मद्रास दिवस के रूप में मनाया जाता था, किंतु बाद में धीरे धीरे इसे मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मजदूरों की यह स्थिति केवल हम ये नहीं समझे कि केवल घर, मकान या सड़क बनाने में संलिप्त वो मजदूर जो असंगठित रूप से कार्यरत हैं, बल्कि खेती किसानी में भी कार्यरत जो मजदूर हैं, विशेष करके किसान क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में जो मजदूरों की संख्या है वो अत्यधिक है। असंगठित क्षेत्र या अनौपचारिक रूप से कार्य करने वाले जो मजदूर हैं, उनकी संख्या लगभग पूरे मजदूरों की कार्यबल की 80% है। उनके बारे में, उनके हकों के बारे में, उनके गरिमा, उनकी उपलब्धि समाज, संस्था, राष्ट्र और किसी उद्योग के विकास में उनकी भूमिका को सम्मान देने के लिए इस दिन मजदूर दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। मजदूरों की भूमिका को हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज हम जहाँ खड़े हैं, चाहे वह सुई हो, चाहे वह रॉकेट हो, चाहे वह सैटेलाइट हो, उनकी भूमिका प्रशंसनीय है, सराहनीय है और हम सभी को उनकी भूमिका पर फख्र होना चाहिए, न कि हमें उनको, उनके कार्यों को तुच्छ रूप से देख करके उनकी आलोचना करनी चाहिए, बल्कि उनकी मेहनत को लेकर के हमें उनकी जितनी प्रशंसा हो सके और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। जब भी आपके इर्द गिर्द ऐसे मजदूर मिले, वह मजबूर कम होते हैं बल्कि स्वाभिमानी ज़्यादा होते हैं। वह अपने परिवारों को छोड़ करके और कई दूर दराज में आ करके अपने बच्चों, अपने परिवारों की परवरिश के लिए मजदूरी कर रहे होते हैं। बिहार की धरती, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, महावीर जी का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध जी का कर्मभूमि रही, जहाँ पे मजहरूल हक के कर्मभूमि रही, ऐसे क्षेत्र से हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर आते हैं और वहाँ वह मजदूरों की पीड़ा को लेकर के अपनी कविताएं लिखते हैं और उसमें वह कहते हैं कि मैं मजदूर हूँ, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाया। अंबर पे जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। धरती को सुंदर करने की ममता में बिता चुके कई पीढ़ियां वंश हमारा। जीवन में अपने अभाव मिटा नहीं पाते हैं, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूं।
युगों युगों से इन झोपड़ियों में रहकर, युगों युगों से इन झोपड़ियों में रहकर औरों के हित लगा हुआ हूँ महल सजाने। ऐसे ही मेरे कितने साथी भूखे रह, ऐसे ही मेरे कितने साथी भूखे रह, औरों के हित लगे हुए हैं अन्न उगाने। जिंदगी में इतना समय नहीं मिल पाता अपने खातिर सुख का कुछ सामान जुटा लूं, पर मेरे हित उनका भी कर्तव्य नहीं क्या, पर मेरे हित उनका भी कर्तव्य नहीं क्या, मेरी बाहें जिनकी भरती रही खजाने। अपने घर की अंधकार की मुझे न चिंता, अपने घर की अंधकार की मुझे न चिंता, मैंने तो औरों के बुझते दीप जलाए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पे मैंने स्वर्ग बनाए, अगणित बार धरा पे मैंने स्वर्ग बनाए। तो मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में मजदूरों की जो पीड़ा रही है, उस पीड़ा को बड़ी बखूबी तरीके से उन्होंने अपने कलम के माध्यम से उतारा। बच्चों, केवल हम एक दिवस को हम उनके लिए सम्मान करें, बस इतना ही काफ़ी नहीं होता है। हमारे संविधान में कई तरह के कानून बने हैं, कई अनुच्छेदें हैं जिससे इन मजदूरों को, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने मजदूरों के लेकर के लड़ाई लड़ी। उन्हें मिनिमम वेज देने के लिए, न्यूनतम जो वेतनमान है उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, अधिनियम लाया 1948 में। उससे पूर्व भी वह जो वायसराय थे, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोर्ड के सदस्य रहे और श्रम मंत्री के रूप में वहाँ कार्यरत थे, और उन्होंने श्रमिकों के लिए कई आमूल-चूल बदलाव किए, और उन बदलावों का नतीजा है कि आज मजदूरों के उनके अधिकार मिल पाते हैं। किंतु यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है कि उन मजदूरों को आज भी उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, विशेष करके उन महिला मजदूरों को जिन्हें वो बराबर काम करती हैं पुरुषों के। अगर हम बात करें कि कई दफ़ा तो पुरुषों की तुलना में वो ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन उनको वेतनमान जो है पुरुषों के अनुपात में उन्हें कम दिया जाता है। हमारे राज्य बिहार में बात करें, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर महिलाओं को मासिक धर्म के समय में 2 दिनों की छुट्टियाँ दी जाती है पूरे सरकारी संस्थानों में महिलाओं को, स्पेशल अवकाश के नाम पे। संसद के पटल पे इस तरह की विचारे रखे जाते हैं कई सदस्यों के माध्यम से, किंतु गाए बगाए वही बातें होती है, बाद में उसे निरस्त कर दिया जाता है। शायद अब समाज को यह समझने की आवश्यकता है। मैं बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, उनको बताता हूँ कि ये किस तरह की घटनाएं होती हैं। अब प्रत्येक माह इस तरह की जो एक नेचुरल प्रक्रिया है, किंतु उन महिलाओं को पीड़ा और कई तरह के अन्य समस्याओं से जूझना पड़ता है। लेकिन हमारी सरकारें अगर इस और ध्यान दे और हम जागरूक हों और महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़े, तो अवश्य ही जो एक राज्य में इस तरह की चीज़ें दी जा रही है, अवश्य अखिल भारतीय स्तर पे भी यह कार्यक्रम किए जाएंगे और महिलाओं को उनका अधिकार न केवल शैक्षणिक संस्थानों में, बल्कि आज तो कुछ पूरे राष्ट्र में, कुछ राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों तक मजदूर दिवस के रूप में छुट्टी दी जाती है। अपने ही राज्य की बात करें, वहाँ पे अभी आज राजपत्रित, वहाँ के बिहार राज्य के राजपत्रित अवकाश घोषित किए गए हैं। बच्चों, आज एक और विशेष दिन है। बहुत ही विडंबना रही है या यादप्रभ करने वाली घटना रही है इतिहास में कि पुर्तगाल की बेटी है और अंग्रेज का बेटा, कैथरीन उसका नाम था, और अंग्रेज का बेटा जो था वो चार्ल्स द्वितीय थे। 1661 की घटना है। दोनों में विवाह होता है, पुर्तगाल और अंग्रेजों के बीच में संबंध स्थापित होता है। लेकिन दहेज में क्या दिया जाता है? मुंबई दहेज में दी जाती है। ये बड़ा ही विडंबना है कि 2 राष्ट्र आपस में विवाह कर रहे हैं और दहेज किसी और राष्ट्र को दिया जा रहा है। यह गुलामी की निशानी थी। उस दौरान हम गुलाम थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हम रहते थे। पुर्तगालियों का भी प्रभाव था और वह दौर औरंगजेब का काल था मुगल बादशाह के समय में, और वह दौर महाराष्ट्र में मराठा के
सबसे बड़े सिपाही छत्रपति शिवाजी का भी दौर था। और उस दौर में इस तरह की घटनाएं हो रही थी। और उस घटना का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज ही के दिन जो मुंबई प्रांत है, बम्बई प्रांत कहा जाता था, वह महाराष्ट्र और गुजरात, आज महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस भी है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके पश्चात 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था राज्यों का, क्षेत्रों का। अनुच्छेद 1 में इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि भारत का और राज्य कितने क्षेत्र में हैं, और अनुच्छेद 2 में इस चीज़ की यह अधिकार दिया जाता है कि हम दूसरे राष्ट्र के भी क्षेत्रों को हम अपने आप अंदर समाहित कर सकते हैं, जिसको अर्जित क्षेत्र कहते हैं। उसी तरह से अनुच्छेद 3 में हमें यह अधिकार दिया गया है कि अपने ही राज्यों को हम कई नामों में बांट सकते हैं। इसके लिए कोई संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं। साधारण बहुमत से हम किसी राज्य को, जैसे बम्बई प्रांत को है, 2 भागों में बांट दिया गया। और यह घटना 1 मई 1960 को हुई थी, लेकिन इसकी बीज बो दिए गए थे क्योंकि हमारे बीच तेलंगाना से आते हैं हमारे बजूरी सर, रमेश बजूरी सर इन चीज़ों से भली भांति जानते होंगे कि जब तमिलनाडु प्रांत था, मद्रास प्रांत था, तो उसे वहाँ के लोगों के अंदर यह थी बात कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन होना चाहिए। मद्रास प्रांत में कन्नड़ बोलने वाले भी, तमिल बोलने वाले भी, तेलुगु बोलने वाले की भी संख्या ज़्यादा थी। तो तेलुगु बोलने वाले लोगों की यह भावना थी कि हमारे लिए एक अलग क्षेत्र होना चाहिए। तो 1952 में पोट्टी श्रीरामन एक कांग्रेस के ही नेता थे, कांग्रेस की ही सरकार थी, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने मांग की, लोगों के साथ एकत्रित हुए और अंतिम में उनकी मांग उनके मरने के उपरांत, क्योंकि वो 58 दिन तक वो उपवास किए, जब उनकी मृत्यु हुई थी दिसंबर 1952। और 1 अक्टूबर 1953 में पहली बार भारत में भाषा के आधार पर किसी राज्य का बंटवारा हुआ, और वह था मद्रास से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। उसके बाद कई कमेटियां बैठी, जिसमें एस.के. धर, श्याम कृष्ण धर आयोग का गठन 1948 में हुआ था। जेबीपी कमेटी का भी गठन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, ये सारे लोग के गठन पे उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया था कि नहीं, इस तरह की कोई भी भाषा के आधार पे गठन नहीं होगा। किंतु जब इस तरह की घटनाएं हुई, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बना, तो उसके उपरांत यह मांग पूरे अखिल भारत में उठ पड़ी। और उसकी नतीजा यह हुआ कि फजल अली आयोग, एक आयोग बैठाया गया, जिसमें वो न्यायमूर्ति थे सर्वोच्च न्यायालय के, और उनमें 3 सदस्य रहे। और उन 3 सदस्यों ने, जिसमें से हृदयनाथ कुंजरू और खुद फजल अली थे, और एक शख्स का मैं नाम भूल रहा हूँ, उन लोगों ने मिल करके यह निर्णय लिया। और 1955 में, दिसंबर 1955 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि अलग अलग वर्गों में विभाजित था। बाद में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित के रूप में भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। किंतु उस दौरान भी महाराष्ट्र के लोगों की जो मांग थी कि मराठी बोलने वाले लोगों की और गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए 2 अलग अलग क्षेत्र होने चाहिए, वैसे ही हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पहले वो पेप्सू हुआ करता था, यानी